क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए, एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है ना बराबर है, तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। देखिए वृत्त का परिधि, परिमाप माने क्या होता है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दीजिएगा, एक आर से इसका इसमें 2 आर है तो 1 आर कैंसिल कर दीजिएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, तो आर बराबर आ गया आपका 2, यानी त्रिज्या 2 मात्रक होगा। तो इसका आंसर हो गया त्रिज्या 2 मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहा देखिए, बिंदु ए 2 3, बिंदु ए का नियामक दिया हुआ है 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा, तो मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, तो मान लिया मूल बिंदु यहाँ पे है 0 0, तो इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट दूरी सूत्र से का यूज करके इसका निकाल लीजिए, और नहीं तो मूल बिंदु का डायरेक्ट, अरे किसी भी बिंदु का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी कितना होता है, तो इसका होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, इसका एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माने क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट अंडर 13। या तो आप ऐसे बना लीजिए, और नहीं तो दूरी सूत्र लगा के भी बना सकते हैं। ओ ए बराबर क्या, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें रख दीजिए। तो x2 कितना है, तो यहाँ पे आप किसी एक को 0 लेना पड़ेगा आपको। मान लीजिए x1 x2 है, y1 y2 है, तो क्या हो जाएगा x2 यानी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, रूट अंडर 13। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, मगर आप इतना याद रखिए कि किसी भी बिंदु का दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना हो तो डायरेक्ट इस फार्मूला का अप्लाई कर लीजिए। और यह फार्मूला भी इसी से बना है, क्योंकि इसमें एगो 0 कर देंगे तो आ जाएगा स्क्वायर इसका, एगो वाई का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका रूट अंडर 13, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो 31 का हो गया सी आंसर। अब 32 नंबर देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए गुने बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुने एलसीएम ऑफ ए बी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दो संख्याओं का मौसा गुने उन्हीं दो संख्याओं का लसा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आप गणित परिचय 5 यानी कि 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि नया फॉर्मूला नहीं है, और 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हम यहाँ पे एचसीएफ दिया ही हुआ है 15 और एलसीएम दिया है 90, तो 15 गुने 90, 15 नमा 135 पर एक 0 यानी 1350 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1350, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 33 पे, देखते हैं क्या 33 क्या है क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, देखिए 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। अब करा साइन थीटा का मान निकालिए कितना होगा, तो यहाँ पे क्या करिए साइन थीटा के जगह पर रख दिए 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है वो रख देंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो इसको रख दिए, हो गया आंसर। इसका ऑप्शन हो गया आपका 1/2, 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, आकृति दिया हुआ है और इस प्रकार का आकृति, एगो वृत्त है, एगो बाह्य बिंदु है, और इस पर 2 स्पर्श रेखा खींच दिया है, सॉरी ये स्पर्श रेखा है, यहां से स्पर्श रेखा है। P बिंदु से एक बिंदु A पर और एक बिंदु B पर 2 बाह्य स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के बीच में 60 डिग्री का कोण बना रही है, और ये 8 सेंटीमीटर है,
तो आपको कहा जा रहा है कि पीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए, पीबी की। तो आप याद कर लीजिए कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है और दोनों की लंबाई समान होती है। ठीक है, तो इन दोनों की लंबाई, इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर है। और आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा ये 60 कह दिया है, तो ये 60 आपको उल्लू बनाने के लिए दिया गया है। इस 60 का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। सीधे यहाँ से आप दोनों, यानी कि AP बराबर PB होगा, तो 60 का कौन जरूरी है इसमें? तो इसका कोई औचित्य नहीं था यहाँ पे, शायद कोई औचित्य नहीं है। ये आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, भ्रम में डाल देने के लिए आपको ये दिया गया है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, यानी कि 34 का A। चलिए, अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण कैसा होगा? रैखिक समीकरण कितना हल होगा? देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, ग्राफ किसी भी दो समीकरण का ध्यान में करते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण का एगो ग्राफ बनता है, सरल रेखा आता है। तो एक सरल रेखा इस एक समीकरण का ग्राफ ये है, एक समीकरण का ग्राफ ये है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो जब प्रतिच्छेदी होता है तो केवल इसका एक ही हल होता है, एक और केवल एक, या अद्वितीय, दोनों में से कोई एक। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या? कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, दो हल होंगे, और एक डी नंबर में दिया है एक हल होंगे। ठीक है, सही आंसर होगा डी, एक हल होंगे इसका। और वो हल क्या होता है? जहां पे काटता है ना वही उसका हल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 36 को। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए करा है दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डैश रहता है। किसने कहा था? मतलब किसने कहा था कि अगर दो त्रिभुज समकोणिक है, माने इस त्रिभुज का संगत कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, तो इसकी जो भुजाएं है ना समानुपाती होगा। तो ये जो है ना त्रिभुज की समरूपता का सिद्धांत है। और इसको किसने दिया था, किस व्यक्ति ने दिया था? तो पार्टिकुलरली आर्यभट्ट तो नहीं दिए थे, यूक्लिड साहब ये भी नहीं दिए थे, थेल्स और या पाइथागोरस, दोनों में से कोई एक होगा। अब हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि दिए कौन थे, तो एक मिनट देखना पड़ेगा। नहीं, इसको हम अभी बताने में सक्षम है, इसका आंसर क्या होगा तो इसको हम कभी आपको बता देंगे। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है एग्जैक्ट पॉइंट 36 का ये कौन दिए थे। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, थेल्स या पाइथागोरस होगा। ठीक है, ये तो कन्फर्म है, बट ये दोनों में से कौन दिया था ये हमको अभी कन्फर्म नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। और 37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? तो पहले तो जान इसका आंसर होगा क्या? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए कैसे होता है, अब ये भी जान लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी जो शीर्ष है ना, सभी चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त को स्पर्श करती हूँ, जिसका जो शीर्ष है ना वो वृत्त का स्पर्श बिंदु हो, मतलब वहां पे टच करता हो, ये टच कर रहा है, देखिए हर परिधि को टच चार जगह पे चारों स्पर्श करता हो। ठीक है, उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें आमने सामने का जो कोण होता है ना, ये दोनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और इसके सामने वाला कोण ये दोनों का ये दोनों मिलाकर भी हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस पर आपका क्वेश्चन भी बनेगा। जब सवाल बनाने बैठिएगा दो चर रैखिक समीकरण का उपयोग, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपका आएगा कि चक्रीय चतुर्भुज का दो कोण दिया रहेगा और आपको मान के बनाना रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वैसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक वृत्त पर हो, अंदर में हो, उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और इसमें क्या होता है? सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी गुण याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करा है दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना दिया हुआ है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो गोला के आयतन समझ लीजिए होता कितना है। तो गोला का आयतन यानी V1 बटा V2, दो गोला है तो आयतन मान लेते हैं V1 और दूसरा का आयतन मान लेते हैं V2। इसके गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ कितना? इतना बटा 27। तो करा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इसके लिए दो गोला का आयतन जरा आप फॉर्मूला लिख लीजिए क्या होता है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू, फिर इसका भी नीचे होगा 4/3 पाई r क्यू,
अब ये दोनों को अलग अलग करना है तो हम इसमें देते हैं R1, इसमें देते हैं R2, ठीक है। इसका मान दिया हुआ कितना 125/27। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही कर रहा है कि गोले के आयतनों का अनुपात 25/27 है, तो हम 25/27 कर दिए। अब हम क्या करते हैं 4/3 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो R1/R2 का क्यूब बराबर इतना आ गया। इधर से क्यूब हटाइएगा ना तो इधर क्यूब रूट लगता है। अगर से हम इधर से क्यूब हटा देते हैं तो नियम क्या आता है, इधर से क्यूब हटाए हैं तो क्यूब रूट लगाइए, क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके और ई यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि 3 गो पर एगो का जमानत मिलेगा। तो 125 किसका क्यू है, तो 125 5 का क्यू है, 50 25 25 25 125। और 27 किसका क्यू है, 3 तिहाई 9 9 3 27, तो 3 का क्यू है। इसका मतलब R1 और R2 का अनुपात आप निकालिए 5/3। अब जब ये निकाल लिए हैं तो इसका अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, यानी कि A1/A2 की बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²/4πr²। फिर अब स्क्वायर हुआ, सॉरी यहाँ पे क्यों नहीं हुआ स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 लगा दिए, इसमें 2 लगा दिए, ताकि अलग अलग हो जाए। आई 4π कट गया, 4π से 4π कैंसिल, इसमें बच गया R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर, यानी कि R1/R2 का मान तो अभी हम निकालबे किए, कितना है 5/3, यानी 5/3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि R1/R2 का मान तो दिया ही हुआ ना 5/3। तो हम यहाँ कर देंगे तो क्या होगा 50 25 बटा यह हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9। इसका आंसर हो जाएगा 25/9, यानी कि 25/9। अब इसका आंसर इसमें दिया हुआ है बी नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इससे निष्कर्ष निकालिए, ये सिर्फ बनाइए नहीं, यहां पर आप इसका निष्कर्ष निकाल लीजिए। क्या निष्कर्ष निकाल लीजिएगा, यदि किसी गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो उसका क्यूब रूट होगा। मतलब उसका डायरेक्ट क्यूब रूट लगा दीजिएगा। मतलब इतना बनाने की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ट्रिक अपनाइए कि अगर आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे आयतन में लगा देंगे, टोपी पहना देंगे, 3 लिख देंगे, मतलब 3 गो पर एगो निकाल देंगे, ठीक है। अब 3 गो पर एगो निकालेंगे तो क्या त्रिज्या का अनुपात होगा। तो अब उसके बाद क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, किसी भी गोले के त्रिज्याओं का अनुपात उसके आयतनों के अनुपात का घनमूल होता है। एक लाइन। दूसरा का नंबर निष्कर्ष क्या निकलता है, किसी भी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके त्रिज्या के अनुपात का वर्ग होता है। ये आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा, तो आपसे ये आसानी से ट्रिक पे बन जाएगा, ठीक है। आयतन आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जो आयतन दिया हुआ है क्यू रूट लगा दीजिए और निकाल दीजिए, तो 25/3 और उसका 5/3 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25/9। डायरेक्टली देखते ही आंसर मार दीजिएगा। इतना बनाने के समय आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मिटा दें, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए अब आप देख लीजिए 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए बात नहीं कीजिए, बिल्कुल हम पहले मना कर दिए थे कि cos थीटा दिया है x। एवरी क्वेश्चन आप जानिए, इसका एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप जब फाइनल एग्जाम देखिएगा ना तब आपको एहसास होगा कितना इंपॉर्टेंट था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। cos थीटा बराबर x है तो कह रहा है sec थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये कितना हुआ। मतलब क्वेश्चन ये हो गया कि cos को sec के पदों में क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। तो डायरेक्टली आप जानबे करते हैं cos थीटा नहीं sec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ये आप फॉर्मूला पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो हो गया 1/cos थीटा का मान कितना दिया है x, इसका आंसर हो गया 1/x। तो 1/x जो इसका आंसर है वो डी में है, तो 39 नंबर का आंसर हो गया आपका डी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज दिया। देखिए आपका आ गया फिर क्वेश्चन, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब डाला है इसमें। देखिए त्रिभुज एबीसी के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, देखिए
यह भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, मगर है कुछ नहीं इसमें। ए बी सी में दिया हुआ है, शीर्ष सबका दिया हुआ है 2 4, बी का है 0 6 और सी का दिया हुआ है 4 -1। अब कह रहा है क्या कि इसके केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। केंद्रक माने त्रिभुज का जो केंद्रक होगा ना उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए आप। क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि इसका देखिए कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एगो एक्स होगा एगो वाई होगा, ये ना होगा। किसी बिंदु में एगो भुज होता है एगो कोटि होता है, तो आपको निर्देशांक निकालना। तो एक्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3 आएगा, तो वाई तो इस पर रख दीजिए। तो x1 कितना है 0 2 + 0 + 4 बटा 3 होता है ना जी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर हम तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 बटा 3 यानी कितना आ गया 2। तो इसका x निकल गया 2। और y निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, y बराबर होता है y1 + y2 + y3 बटा 3। तो y1 y2 कितना है, तो y1 देखिए इसका कितना है, y1 हो गया आपका 4 6 और -1, चलिए 4, y2 हो गया 6 और y3 हो गया -1 बटा 3। अब देखिए 4 6 6 4 10 10 में से 1 घट जाएगा, कितना जाएगा 9 9 बटा 3 कितना आता है 3, तो हो जाएगा 9 बटा 3 यानी कि आ गया 3। तो x कितना आ गया इसका 2 और 3, तो इसका केंद्र का नियामक कितना हो जाएगा 2 3। कैसे निकाले, ये तो मुझवानी निकाल सकते थे। 2 0 4 6 में भाग दिए 3 से, कितना आ गया 6 में 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो 2 आ गया x। अब y वाला में क्या करेंगे 6 4 10 10 में से 1 घट गया, कितना 9 9 बटा 3 कितना आ गया 3 2 3 इसका आंसर हो गया। तो केंद्र का नियामक कितना जाएगा 2 और 3, और इसका ऑप्शन क्या है 2 और 3, तो बी में ऑप्शन दिया इसका आंसर, यानी 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर, परेशान कर देगा, मार्कर खत्म हो गया। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी प्रोग्राम करने में नहीं बन रहा है इसी कारण से। देखिए तो 40 नंबर समझ में आ गया। 40 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आएगा, जैसे कोई भी माने जब भी ऐसा आएगा कि त्रिभुज का तीनों नियामक दिया रहेगा और कहेगा कि उसका केंद्र का नियामक निकालिए, ये इतना आसान सवाल कोनो होबे नहीं करेगा। क्या आसान होगा इससे, तीनों के एक्स को जोड़ के 3 से भाग कर दीजिए तो एक्स निकल जाएगा, और तीनों के वाई वाला को जोड़ के 3 से भाग दीजिए तो वाई निकल जाएगा। सिस्टम सिंपल है। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41 कह रहा है n पदों वाले एपी का योगफल इतना है, तो उसका छठा पद ज्ञात कीजिए। ये आपका माथा दुखाने वाला क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ये आपका सीधे सर पकड़ा देगा। देखिए ध्यान से, इसका दिया Sn बराबर दिया हुआ है n² + 2n + 1। अब इससे आपको क्या करना पड़ेगा, Sn को क्या समझते हैं आप, Sn का मतलब होता है n पदों तक का योग। Sn का मतलब होता है n पदों तक का योग। अब इससे आपको निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, S1 निकाल लेते हैं, S2 निकाल लेते हैं, S3 निकाल लेते हैं। तो निकाल के देखते हैं क्या होता है। S1 निकालने के लिए कोई मशक्कत नहीं करनी है आपको, सिर्फ आप क्या है जहाँ जहाँ n वहाँ 1 रख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 1, फिर इसमें क्या कीजिएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुने 2 प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 प्लस 1। मैंने जहाँ जहाँ n का जो मान था वो रख दिए, तो सॉल्व कर दिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 1, तो 1 2 3, तो कितना का 3। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 4 4 8, 8 1 9, हो गया 9। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 9 6 15 1 16। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा बहुत सारा चीज। ठीक है, जहाँ तक निकालना होगा निकाल लीजिएगा। 2 का 2, हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 का 2 और 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे S4 भी निकालना है तो निकाल सकते हैं इस तरह से, है ना। अब जोड़ी नहीं पड़ेगा आपको। आपको क्या करना है, ई क्या है, प्रथम पद तक का योगफल, दूसरे पद तक का योगफल, तीसरे पद तक का योगफल।
अभी एपी नहीं निकला है, एपी निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। प्रथम पद तक का योगफल में प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद यानी कि ए तो दे दिया, एपी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, प्रथम पद क्या होगा 4, ए2 कितना होगा, तो ए2 निकालने के लिए सम ऑफ ए2 यानी कि 2 पदों तक का योगफल में से 1 पद तक का योगफल को घटाना पड़ेगा, यानी कि 9 में से 4 घटा दीजिए तो कितना जाएगा 5, फिर 16 में से 9 घटा दिए तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटा दिए तो आपका 7। तो इस प्रकार से आपका आएगा। अब आप जरा चेक करके देखिए तो क्या ये एपी है, देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो जब ये एपी में है ये नहीं है तो बात क्या करते हैं, एपी है ये नहीं है, मतलब कि सवाल में फॉल्ट है, ये एपी है ये नहीं है, तो इसको आप मत बनाइए। अब कुछ बच्चे कहें सर इसमें क्या होगा, तो हम ये भी बता दिए थे कि चलो इसको एपी में मान के बना लो। हाँ, क्योंकि ये मतलब सही नहीं है, मगर क्वेश्चन गलत है तो गलत है, फेयर नहीं हुआ। अगर हम इसको कर लेते हैं, कह देते हैं कि नहीं चलो इतना मान के बना लो, तो ये मैंने बात सही नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो फिर बात क्या करते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं बाई फॉल्ट कहीं पे गलती है। चलिए, तो आप इसका नंबर मत जोड़िए, छोड़ दिए, हटाइए इसको, इसका मेहनत बेकार चला गया आपका। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। एकदम एकदम गांठ बांध लीजिए और नोट कर लीजिए। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से याद कर लीजिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, और संगत कोण के समद्विभाजकों के क्षेत्रफल वर्ग के अनुपात के बराबर भी होता है। ये तीनों नहीं, तीनों चारों चीज दिया है, थ्योरम बना के दिया हुआ है, इसको प्रूफ भी करना है आपको। ठीक है, तो आप प्रूफ भी कर लीजिएगा और इसको आप याद भी कर लीजिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ट्रिक पे बनाइएगा। तो किसका अनुपात दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका वर्ग होगा, तो वर्ग करने के बाद इसका वर्ग कर दीजिए, यानी कितना 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9:50, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9:25, सीधे बच जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 9:25, यानी कि 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब 43 नंबर देखिए, करा है बिंदु इतना इतना करके, देखिए एकदम आसान सवाल पूछ गया। ये क्वेश्चन आपका अभी बताया था जस्ट, एक दिया है 4 - 1 और एक दे दिया है आपका 2 3। दूरी निकालिए, मान लिए ये ए है और मान लिए बी है, और इसके बीच की दूरी निकालना है। निकाले क्या निकालते हैं, दूरी सूत्र याद कीजिए। नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र क्या होता है, यही होता है। देखिए आज से नहीं, बहुत पहले से होता है, आप आज पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले से होता है, बहुत बाद तक रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। मोदी सरकार का योजना नहीं कि बदल जाएगा, फार्मूला है, बदलेगा नहीं। सरकार आएगी जाएगी, बोर्ड आएगी जाएगी, बट ये फार्मूला ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही है, इंडिया का भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है। ये पूरी दुनिया का लोग यही पढ़ेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह पे क्या 2, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 वाला मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 - -1, तो माइनस को माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना आता है 4, आई हो जाता है 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 कितना हो जाएगा 20। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट से निकाल दीजिए 20 को, तो 2√5 आएगा। ये हो गया आपका डी आंसर, 43 का हो गया डी। ठीक है, हो गया। देखिए बाकी नहीं, देखिए कितना पे थे, चलिए अगला 43 भी बन चुका है आपका। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विविधकर बराबर क्या होता है। तो विविधकर का फॉर्मूला जानवे करता है, विविधकर कहिए चाहे विवेचक कहिए चाहे डिस्क्रिमिनेंट कहिए, इसका फॉर्मूला होता है डी। और 10th में बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, बहुत ही लोकप्रिय फार्मूला है
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत काम का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ए बी सी आपको पहचानना भी बड़ा आसान होता है। देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बात कर रहे हो, ऐसा नहीं समझना कि हम वीडियो बनाते तो ना पिटते हैं। देखिए ए, बात नहीं कीजिए, ए यहाँ पर दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, सी यहाँ पे दिया हुआ है। जो वाई स्क्वायर में गुना, यानी जो स्क्वायर वाला में गुना होता है उसको ए कहते हैं, जो सीधे एक्स वाई में जो गुना होता है उसको बी कहते हैं, और जो सीधे जो नाम एक्स वाई नहीं होता उसको सी कहते हैं। ठीक है, इस लेवल से बताएंगे तो उसको भी फायदा होगा, जो कुछ तो समझ में नहीं आता है उसको भी फायदा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ए बी सी पता कर लिए, तो आपको इसमें बैठा देना है। इसको कहते हैं डी, डी माने क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहते हैं विवेचक या विवितकर। तो रख देते हैं इसमें। तो बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2√2 और सी के जगह पे √2। सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस, अब देखिए √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 4 दूना 8 इन्हें अलगे हो गया, 4 दूना 8, 2 हो जाएगा दोनों मिलके, तो 8 दूना हो जाएगा 16। तो 25 में से आप 16 घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 9। तो डी बराबर आ गया आपका 9। तो डी निकालना ही था और डी डायरेक्टली आप निकाल लिए, जिसका मान आ गया है 9। और 9 ऑप्शन दिया हुआ है ए में। 44 का आंसर हो गया आपका ए। 45 नंबर, बिंदु दिया हुआ है 2 गो। अब करा मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये वीडियो चल रहा था, अपना वीडियो हम को बना दिए थे ऐसा ही है, मध्य बिंदु का नियामक वाला बना दिए थे। हमको लगा था ये वीडियो ऐसे ही बना दिया। ये भी वीडियो ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब 500-600 कड़ी में व्यू हो रहा है, धीरे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है ये वीडियो भी। क्या कहा है इसमें? मध्य बिंदु का नियामक, समझ लीजिए क्या है। देखिए वैसे करिएगा ना तो आपको यहाँ समझ में कम आएगा। वो छोड़िए ना, वो नंबर का बात हो ही नहीं, चिकना वो 2 मिनट का काम है। इधर ध्यान दीजिए, इधर 2 गो बिंदु दिया हुआ है, ठीक उसके बीच वाला बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु का नियामक। यानी कि इसका यहाँ पे जो बिंदु होगा इसका नियामक कितना होगा। तो ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? इस फार्मूला में x, इसमें होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर निकालना होगा तो करेंगे y1 प्लस y2 बटा 2। ये फार्मूला होता है। अब इसमें रखना है, इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 कितना है? 3, क्या -3 बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 बटा 2 बराबर कितना आएगा? 0। इसको सॉल्व करेंगे, इधर का y को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस 8 बटा 2, तो 8 12 बटा 2 यानी क्या जाएगा आपका 6। तो मध्य बिंदु का नियामक कितना निकल गया? 0,6। ये आंसर हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 0,6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। करा एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर है, 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए एक मीनार बना दीजिए, माना कि ए बी मीनार है, ठीक है। और इसका जो करा है मीनार का जो इसके पास, माने कि यहाँ नीचे से 21 मीटर की दूरी पर, 21 मीटर की दूरी पर ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो क्या इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए, यार ये ज्ञात करना है। तो नाम दे दीजिए इसका नाम ए बी सी हो गया। अब इसको इस यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप, कौन चीज? तो हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला। देखिए ये हो गया। अब देखिए ये थीटा लिए ना, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो लंब आधार में किसमें संबंध होता है? tan में। तो tan लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा P बटा B। यानी P यानी कि क्या? ये जो पता ही नहीं है आपको, A भी पता नहीं है, अब बटा B यानी कि क्या? CA का मान दिया ही हुआ है 21। तो tan 30 का मान भी तो आपको पता ही होता है, क्या होता है? तो 1 बटा √3 बराबर AB बटा 21। अब यहाँ से निकाल लीजिए ना, 21 को इधर भेज दीजिए, 21 बटा √3 बराबर हो जाएगा AB। आप काट दीजिएगा। देखिए 21 में जो है ना 7 से 21 होता है, तो 7 गुने 3, और 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3, है ना। अब बटा √3 तो है ये है, बराबर क्या हो गया? AB।
अब इसको काट दिया तो आ जाएगा क्या, ए बी बराबर 7√3, 7√3 हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर 7√3 दिया हुआ है, सी में होगा। 46 का हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 47 नंबर देखिए, इसका बिना कैलकुलेशन का बन जाएगा आपका। क्या कर रहा है, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, का त्रिज्या अलग अलग है ना। तो ये क्या होंगे, दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, याद रखिएगा। दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, दो वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, दो आयत हमेशा समरूप होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। देख लीजिए कौन कौन समरूप होते हैं हमेशा, याद कर लीजिए। समबाहु त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त हमेशा ये होता है। एक और समचतुर्भुज, ये सब हमेशा समरूप होते हैं। सर्वांगसम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सर्वांगसम में सभी भुजा बराबर होंगे तभी ना होंगे, उसका सर्वांगसम का कंडीशन अलग है। हम समरूप की बात कर रहे हैं ना। समरूप देखिए, ये वृत्त इसके हमेशा, कोई भी वृत्त एक दूसरे का समरूप होता ही होता है, वृत्त भी समरूप होता ही होता है। त्रिज्या सर्वांगसम कब होगा, जब उसकी त्रिज्या समान होगी। दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे, जब उसकी त्रिज्या समान हो। समरूप कब होंगे, तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो क्वेश्चन कह रहा था इसका, दो वृत्त हमेशा जिसके त्रिज्या भिन्न भिन्न हो क्या होंगे, तो समरूप होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 47 का ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर करेक्ट। 48 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम इजी सवाल से दे रहा है। क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं है, बस उसको सतर्कता से बनाना था। कोसेक थीटा बराबर दिया हुआ है 5/3, तो कह रहा है कि कॉट थीटा का मान निकाल दीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट रख दीजिए, यानी तो एच बी दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए, और नहीं तो बी एच निकाल के बना लीजिए, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे कर लीजिए। तो हम दोनों तरीका से आपको बता देते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है आपका डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, 5/3 का होल स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 -1, ये सब रूटे में है। ठीक है, रूट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 9/25 - 9, 25 - 9 की जाता है 16, 16/9 यानी कि 4/3। तो इसका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा इसे। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसको एच है कितना है 5, आज कौन सा चीज क्या आता है h/p, तो ये p है। तो h दिया है 5 और p दिया है 3, तो b निकाल लीजिएगा। b बराबर क्या होता है, √h² - p², यानी 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 50 - 25 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 25, 50 - 25 - 9 बराबर 16, 16 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो आपका b निकल जाएगा कितना 4। तो p दिया ही हुआ है कितना 3, h दिया ही हुआ है कितना 5, और b निकालिए ले कितना 4। तो p भी h निकालिए गया, तो cot थीटा क्या होता है b/p, b/p यानी क्या 4/3। तो 4/3 ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, अब जैसे मन वैसे निकाल लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 48 का आंसर हो गया आपका डी, जो करेक्ट है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। दो को समरूप त्रिभुज है, वो एबीसी एगो डीईएफ, इस प्रकार है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। अच्छा, तो एबीसी वाला इतना, तो देखिए इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा, आप इसका उम्मीद नहीं कर सकते। बट यही क्वेश्चन किसी के लिए इतना भारी हो जाता है, कारण क्या है, समरूपता का सिद्धांत नहीं पढ़ा, सर्वांग समता का सिद्धांत नहीं पढ़ा, 9th मस्ती में बिता दिया, 10th में समरूपता में मिस कर गया, या उसको याद ही नहीं किया, तो इसका कारण से भारी हो जाता है क्वेश्चन। तो मिटा दीजिए पहले। कोई किसी को डाउट है क्या इसमें? सही कहा गया, ये बात गलत नहीं है। रो के पढ़ा देंगे ना, ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, तो क्या भूल जाता है। हम देखें ये बात को, सही है, ये बात सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ बोलते रहेंगे। देखें अब क्वेश्चन नंबर कितना पे आ गए हम लोग, तो विविधकर निकाल 49 पे। हाँ, तो समरूप त्रिभुजों का देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 49 नंबर त्रिभुज एबीसी दिया है, आया त्रिभुज दिया है डीईएफ, कंडीशन क्या है,
कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, दोनों समरूप है। तो आपको क्या कह रहा है कि AB, एक कंडीशन और दे दिया कि 2AB बराबर कह रहा है कि DE है, यानी कि AB है ना, AB ये वाला DE का आधा है, इसका मतलब ये हुआ, समझ गया ना, क्योंकि 2 से गुना करके तब बराबर कर रहा है, यानी कि ये आधा है, ठीक है, माने ये अगर 4 है तो ये कितना है, 2 है। बात को समझिए, चलिए, हालांकि इससे भी कोई मतलब नहीं है ज्यादा। तो अब कह रहा है क्या कि BC बराबर निकाले, BC बराबर क्या होगा ना, BC बराबर 8 दे दिया है, और कह रहा है कि EF बराबर क्या होगा, ये बताइए। देखिए कितना घुमा, क्वेश्चन इतना आसान है कि आप 2 मिनट में बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए पहले तो दिमाग में ये रखिए कि BC दिया, इसको मत दिमाग में, यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए इसको, AB को उधर ले जाइए, चाहे हाँ AB को उधर ले जाइए, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, DE बटा AB, ठीक है। अब अभी आप जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, याद रखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका संगत भुजा हम लेते हैं, इसका संगत भुजा दोनों का, तो हम लेते हैं इसका DE लेते हैं, इसका DE, बड़का का DE तो छोटका का AB बराबर होगा किसके, इसका लेंगे EF, इसका लेंगे BC, इसके बराबर होगा, होते गया, मान रख दीजिए इसमें। अभी निकाले DE बटा AB का मान कितना निकाले हुए हैं, 2, तो 2 रख दीजिए। EF का मान कितना दिया हुआ है, EF का मान तो निकालना ही है भाई, तो EF छोड़ दिए। BC का मान कितना दिया हुआ है, 8, तो 8 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये जाके गुना हो जाएगा, इसमें 8 गुना हो जाएगा 16 बराबर EF, ये निकल गया आपका आंसर। इसका आंसर हो गया EF बराबर 16। इसका आंसर ऑप्शन कौन देगा इसका, तो ये हो गया आपका A, 49 का हो जाएगा A नंबर, ये जिसका भी है उसका करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। हो गया आपका, अच्छा छुट्टी करने दीजिए उसको, ना तो उससे परेशान हो जाएगा बेचारा। अभी टाइम है 33 से हुआ है, 33 से हो गया, 33 से करने नहीं इंतजार, कहाँ पे थे भाई, हाँ अब है 50 नंबर। देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या R है तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, और उसका कोण दिया है P डिग्री, कोई बात नहीं, P रहे चाहे Q रहे, फॉर्मूला वही होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है θ/360 गुने पाई R², ये फार्मूला होता है। अब इसमें थीटा दे दिया है कितना, P, तो P कर दिए इसको हम, और त्रिज्या दे दिया है R, तो R है, तो कोई दिक्कत हमको है नहीं। अभी ऑप्शन हम खोज लेंगे इसमें कहाँ पर है, तो P/100 पाई R², तो ये पहले नंबर में आपका आ जाता है आंसर, तो इसका 50 का आंसर हो जाएगा A। हाँ तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 180 आ गया, इसका B हो जाएगा। B क्यों हो जाएगा, देखिए इसका रूप बदल के दे दिया है, P/270 गुने 2 पाई R², 2 से जैसे ही काटेंगे, हाँ 720 है, यही गलती लिख दिए, 720 को काटेंगे तो 360 आएगा, रूप बदल के दे दिया है, रूप बदल के दे। आप देखिए इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, P/360 गुने पाई R², यही ना हमारा मैच कर रहा है, इससे ये मैच किया कि नहीं किया, तो यही हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या किया, आपको मूर्ख बनाने के लिए क्या किया है कि यहाँ 2 से गुना कर दिया है, आपको मूर्ख बनाने के लिए यहाँ 4 से भी गुना कर सकता है, वो 4 से यहाँ भी गुना कर सकता है, कितना से भी गुना, यहाँ भी करेगा यहाँ भी करेगा, क्या टिप 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 बजा रहा है, यहाँ भी गुना करेंगे और यहाँ भी गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, इसमें 10, मान लिया अगर इसी को फॉर्मूला को आपको ऐसे लिख देता है, P/3600 गुने 10 से गुना करें 10 पाई R², तो यह भी तो उतना ही है, क्योंकि 10 से वो 0 काटेंगे तो फिर फॉर्मूला वही आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस, और ये आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन ये है ना, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 50 नंबर के बाद देखिए 60 नंबर, सॉरी 51 नंबर, इसका आंसर हो गया B, 50 का आंसर हो जाएगा B। 51 नंबर देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वह होगा जो रूट से नहीं निकल रहा होगा, तो देखते हैं रूट से निकाल के कौन कौन निकल जाता है।
तो 1/√9, तो √9 निकल जाएगा 3, तो 1/3 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। देखिए एक हम ऑप्शन लिख के बताते हैं आपको, ऑप्शन है इतना, एगो है √9/3, एगो है आपका 1/√5, ये होगा आंसर। और ये आपका दे दिया, देखिए इसका आंसर होगा ये, यानी सी नंबर 51 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए कैसे होगा, देखिए ये √9 में से निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 1/3 हो गया, तो ये निकल गया तो ये परिमेय संख्या हो गया। ये √9 में से निकलेगा तो 3/3 होगा, तो ये भी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 4 रूट में से निकलेगा तो 2, और 16 रूट में से निकलेगा तो 4, तो ये भी कितना जाएगा 2/4, यानी 1/2 आ जाएगा। तो ये परिमेय, तीनों परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 रूट में से निकलेगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 51 का आपका सी। 52 नंबर देखिए, 52 नंबर में क्या कर रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हो, देखिए फिर ये तो बार पूछ दिया, उन्होंने क्वेश्चन बदल दिया है। देखिए इसमें समीकरण दे दिया है x² + x + 1, अब वही दे दिया क्वेश्चन, कौन ये 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा। कोई बात नहीं है, इसका बनाने के बताए किए थे क्या, अल्फा इंटू बीटा, आई जाके बीटा नहीं गुना, बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का योगफल बटा मूलों का गुणनफल। आई फॉर्मूला आप जानते करते हैं, मूलों का योगफल होता है -b/a बटा मूलों का गुणनफल होता है कितना, c/a, तो c/a, a से a कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -b/c। तो -b इसमें कितना है, देखिए a है 1, b है 1 और c है 1, तो -1/c कितना है 1, तो -1/1 कितना होगा -1, इसका आंसर हो जाएगा -1। तो -1 किसका में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 52 का है ऑप्शन ए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 53 नंबर देखिए, नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। देखिए ये देखिए 53 में डायरेक्ट आपका बन जाएगा, ये किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, मतलब अशांत है और आवर्ती है। तो जिसका भी हर में 2 और 5 वाला होगा ना, वह होगा 2 और 5 वाला। तो शांत रहे क्या अशांत आवर्ती रहे, बताया क्या नहीं हुआ। अशांत आवर्ती किसका होता है, देखिए तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, याद कर लीजिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, और नहीं तो क्या होता है अशांत आवर्ती, दोनों होता है, या तो शांत होता है ना तो अशांत आवर्ती होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसका हर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इसका हर होना चाहिए 2n और 5m के रूप में होना चाहिए। तो किसका है, नहीं गलती हो गया, इसके रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शांत किसका होता है, याद कर लीजिए, देखिए शांत उसी का होता है जिसका हर जो होता है ना 2n और 5m के रूप में होता है, उसका शांत होता है, और जिसका नहीं होता वो अशांत होता है। तो किसका किसका है, तो पहला नंबर में जो दिया 8, तो 8 को जब तोड़िएगा तो 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा शांत, तो पहले का आंसर नहीं होगा। दूसरा का नंबर में है 2/25, 25 को तोड़िएगा तो कितना आएगा 5 × 5, तो 5 आ गया खाली उसमें, तो ये भी शांत हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगला नंबर में सी नंबर में है 7/5, तो खाली 5 है हर में, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर जो है ना 5/12, यह होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर, यानी 53 का आंसर हो गया आपका डी, जिसका है वो करेक्ट। चलिए 54 नंबर देखते हैं, यहाँ बताने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था उस समय, बट ऐसा देखिए शांत बताया मिस्टेक नहीं है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 होता है, या तो शांत या तो अशांत आवर्ती, सही बताया है आपको। और दूसरा ये भी बताया चाहिए कि शांत होगा तो उसका पावर जो होगा ना हर का 2n और 5m, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, याद रखिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा आप एनी टाइम, याद लिख भी लीजिए। जिस
परिमेय संख्या के हर का जो गुणांक है 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप में हो, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अदरवाइज अशांत होता है। ठीक है, शांत नहीं हुआ सीधी वजन। 54 नंबर देखिए क्या है, π/4 क्या है। देखिए इसमें बड़ा कंट्रडिक्शन होता है, इसमें इतना बच्चा गलती करता है, हद कर देता है गलती करने का। देखिए एकदम इस डाउट को आज क्लियर कर लीजिए आप, पाई वाला चीज को परिमेय संख्या परिमेय क्लियर कर लीजिए। हम आपको पूरा चीज समझाते हैं, ये भी समझाते हैं, ये भी समझाते हैं और ये भी समझाते हैं। पाई जो है ना, पाई ये संकेत है मात्र। अब पाई माने होता क्या है, पाई का मतलब होता है वृत्त की परिधि बटा व्यास। जब वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास से भाग देते तो पाई आता है। तो पाई एक संकेत है, न कि कोई संख्या है। तो पाई संकेत है, ये संकेत हो गया, पूर्णांक नहीं ना है, पाई पूर्णांक नहीं ना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 नहीं हो और p और q सहभाज्य संख्याएं हो। ये कंडीशन होता है। तो और यहाँ पे जो q है ना, पाई, ये कोई पूर्णांक थोड़ी ना है, ये तो संकेत है। तो संकेत बटा पूर्णांक ये थोड़ी ना परिमेय होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या जाएगा, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, पाई, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब 22 के साथ क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। क्या सही है, कुछ डाउट नहीं ना इसमें? डाउट है तो क्लियर कर लीजिए अभी, बताइए, मैं बड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चा सब। पाई क्या है, परिमेय की, पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय। अब पाई का मान क्या है, अब पाई बटा कुछ हो रहेगा तो क्या होगा, अब पाई गुने कुछ हो रहेगा तो क्या रहेगा, अब पाई भाग कुछ हो रहेगा तो क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। पाई के साथ जो भी आएगा वो सब अपरिमेय हो जाएगा, वो पाई का मान परिमेय है। ठीक है, तो 54 भी हो गया। तो 54 का आंसर की बात करें तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। 55 देखते हैं। 55 में आपको फिर यहाँ पे बच्चा मात खाता है। 55 में बच्चा को दिमाग में आता नहीं कि एपी तो हम लोग पढ़ रहे थे तो संख्या में आता था, बट्टा वाला दिले है। ये बट्टा में एपी कोनों वाला हो सकता है, बट्टा वाला, दशमलव वाला, पूर्णांक वाला, कुछ। अब पूर्णांक वाला तो पढ़े भी किए हैं आप लोग, एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है। चलिए एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... अब करा एपी का सार्व अंतर क्या होगा, देखिए सार्व अंतर निकालने के लिए करा, इससे इजी सवाल भी होता है क्या, इस सार्व अंतर निकालना यानी कि डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला होता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद यानी कि 5/3 में से घटा दीजिए 1/3, बट्टा पर घटाव करना है और इसका हर समान हो। वाह क्या बात है, यह जाएगा आपका 4/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4/3 किसका है, बी, यानी 55 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए और 56 नंबर देखते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए हैं कि कौन कौन चीज समरूप होता है। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी आयत, सभी समबाहु चतुर्भुज, माने कि समबाहु चतुर्भुज, ये सब आपस, सभी वृत्त भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होगा, तो समरूप होगा। अच्छा, क्या सर्वांगसम नहीं होगा, क्या सर्वांगसम नहीं होगा, 2 गो समबाहु त्रिभुज है, क्या सर्वांगसम नहीं होगा, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 गो सर्वांगसम त्रिभुज, 2 गो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, बस समरूप होने का 100% गारंटी है। 2 समरूप त्रिभुज हमेशा समरूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप, न कि सर्वांगसम। 56 कहा जाएगा बी। 57 नंबर है, किसी, देखिए इस सवाल किसे दिया है, इतना इंपॉर्टेंट कर दिया सवाल को, आप देखे जरा ध्यान से। एबीसी त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है और कैसा है, तो समबाहु है, तीनों भुजा से क्या है, बराबर है, और इसमें ए से पर लंब डाल दी है डी। तो आपको प्रूव करना है कि इसमें से कौन बात सही होगा। तो डी इसको लंब से विभाजित किया है, तो जान लीजिए कि ये जो विभाजित करेगा ना, ये 2 बराबर भाग में बांट देगा, यानी ये भी अलग अलग भाग बराबर होगा, यानी ये इसके बराबर होगा। ये तीनों भुजा आपस में बराबर था, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कौन संबंध इसमें सही होगा, तो इसका संबंध कौन सही होगा, तो ए बी निकाल लीजिए पहले, ए बी
ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर बी सी है। इधर कथी कथी दिया है, इधर ए बी का संबंध, ए बी का संबंध ए डी में निकालना है आपको। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल देगा आपको, ए बी का संबंध ए डी में निकालना है। ए बी का संबंध वो भी ए डी से, अजीब हाल है, हद कर दिया। कोई बात नहीं है, आप ए डी निकाल लीजिए, ए बी निकाल, ए बी तो निकाला ही हुआ, ए डी निकाल लीजिए, काम खत्म। ए डी कैसे निकालिएगा, देखिए अब सवाल आपका ऐसा हो गया। देखिए सवाल आपका ऐसा हो गया, ये सब एक्स एक्स था पहले, अब ये हो गया, देखिए ये एक्स है, ये एक्स बटा 2 है, और ये आपको पता नहीं है, तो ये निकालना लीजिएगा। देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस त्रिभुज से जानते करते हैं, कर्ण का लंब का वर्ग क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर। कर लीजिए इसका स्क्वायर, एस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर बटा 4। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, रूट 3x बटा 4 निकल जाएगा 2, इतना आ जाएगा, आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इस दोनों में क्या संबंध है, तो ये दिखाना आपको। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में रख के चेक कर लीजिए आप कैसे चेक करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। ए डी बराबर हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अच्छा ई किसका मान निकाले हैं, ए बी बराबर निकाले हैं, ए बी बराबर नहीं निकाले हैं, ए डी बराबर निकाले हैं, ए डी का मान निकाले हैं हम, ए डी का मान, सॉरी यहाँ पे ए डी हो जाएगा, ए डी का मान निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ए डी बराबर निकल गया आपका इतना, रूट 3 बटा 2x। एक्स आप किसको माने हैं, तो एक्स माने हैं सब भुजा बराबरे न है, तो तीनों को माने हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर एक्स। ठीक है, तो आप इसको रख दीजिए ए बी, तो रूट 3 बटा 2 बटा इसको क्या लिख दीजिए, ए बी हो गया। अब देखिए इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ये 2 इधर क्या है, भाग, इधर जाएगा तो गुना, तो 2 गुने ए डी बराबर रूट 3 ए बी, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा इधर ए बी है का इधर देखिए, नहीं ठीक है। आप इसको क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं ना, इधर स्क्वायर कर दीजिए और इधर स्क्वायर कर दिए, और 2 का स्क्वायर 4, ए डी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। हो गया, बन गया है, सवाल बन गया। 3 गुने ए बी स्क्वायर बराबर 4 गुने ए डी स्क्वायर, 3 गुने ए बी स्क्वायर 4 गुने ए डी स्क्वायर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा डी है, देख लीजिए 3 गुने ए बी स्क्वायर 4 गुने ए डी स्क्वायर है, दिया हुआ है। भारी क्वेश्चन नहीं था ये, एकदम कॉन्सेप्ट जेन्युइन क्वेश्चन है, कहाँ भारी क्वेश्चन है। आपको बताते हैं किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन, पाइथागोरस परिमेय वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसी चैप्टर में क्वेश्चन दिया। हाँ बट एनसीईआरटी में सवाल नहीं है, ये और बुक जो हेल्पिंग बुक सब होता है, भारतीय भवन होगा, स्टूडेंट फ्रेंड होगा, ये सबसे बुक में डाल दिया क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन किसी का भी हो, कॉन्सेप्ट तो वही अपनाना है। हो गया आज का सफर इतने तक, कहाँ तक, कहाँ 57 तक है। बाप रे बाप, फायदा हो रहा है बुझा बाबू, न तो कोनो हालत खा गया तो एक दिन और लगता है।